गाली बकें या मुसलमानों को कत्ल करने की बात करें, मस्जिदों को तोड़ने की बात करें और लगातार नफरतिया बात करें, ये पोस्ट डिलीट नहीं होते, वो कमेंट उनके डिलीट नहीं होते, वो फोटोज और वीडियोज उनके इस तरह की चीजें डिलीट नहीं होती। तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि खेल मोदी जी बहुत बड़ा खेल रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने ऐसा खुलासा किया है कि जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मचने वाला है और 56 इंच कितना बड़ा फर्जी है, यहां आपको समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने साफ तौर से बता दिया है अपनी इन्वेस्टिगेशन में कि मोदी सरकार ने किस तरह से अपने आलोचकों को दबाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को दबाया। जी हां, अमेरिका के न्यूज संगठन वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट से बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनल रिपोर्ट और सूत्रों के द्वारा हमने ये पाया कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पद अधिकारियों और भारत अधिकारियों के बीच हर दूसरे हफ्ते दोस्तों मीटिंग हुआ करती थी। अखबार ने बताया कि ये लोग तय करते थे कि ट्विटर और फेसबुक और यूट्यूब पर क्या जा सकता है और क्या नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मोदी सरकार के नेताओं की मीटिंग यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के हेड से हर हफ्ते मुलाकात हुआ करती थी, अधिकारियों से हर हफ्ते। सोचिए कितना दबाया गया है आपकी और हमारी आवाज को और विपक्ष की आवाज को, सच्चाई को कितना दबाया गया कि हर हफ्ते मीटिंग हुआ करती थी और मोदी सरकार के मंत्री और अधिकारी ये डिसाइड करते थे कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए। पूरी तरह से सेंसरशिप होती थी। 2 साल तक ये खेल चलता रहा, हर हफ्ते मीटिंग होती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय अधिकारियों का रोल बढ़ने लगा। पहले तो ये कहते थे कि ये पोस्ट डिलीट करवा दीजिए या इस पोस्ट को हाइड कर दीजिए या इस पोस्ट को नोटिफिकेशन भेज के यूजर से डिलीट करवा दीजिए। फिर मोदी सरकार ने सोशल मीडिया का और सच का गला दबाते हुए अपनी मांगों को बढ़ा दिया। फिर ये सीधा अकाउंट डिलीट करने के लिए कहने लगे बिना किसी नोटिस। फिर भी ट्विटर ने यह काम किया। ट्विटर ने बिना नोटिस सैकड़ों लोगों के अकाउंट को ब्लॉक किया। हालांकि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन अपनी ही पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर उन्होंने इस बात को माना। दोस्तों, ये मीटिंग हुआ करती थी, इसका मीटिंग का कोड था 69A। जी हाँ, और इसी नाम से आईटी एक्ट 69A है, जिसके अंतर्गत सरकार के हाथ में वो पावर है कि सोशल मीडिया पर किसी भी अकाउंट पर बैन लगा सकती है और उस सोशल मीडिया के खिलाफ भी एक्शन ले सकती है जो सोशल मीडिया या जो भी कंपनी भारतीय गवर्नमेंट की बात नहीं मानती। इस पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से मोदी सरकार लगातार कर रही थी और हत्या की धमकी दी जाने लगी। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने से पहले ही ट्विटर को पूरी तरह से मोदी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट सीधा कह रहा है कि मोदी सरकार ने पूरी तरह से भारतीय सोशल मीडिया पर कब्जा किया हुआ है। इसीलिए आज दोस्तों आप देख रहे हैं कि राम नाम का व्यक्ति हो, हिंदू नाम का व्यक्ति हो, भगवान किसी देवता के नाम का अकाउंट हो और वो सोशल मीडिया पर दबाकर गाली लिखता है, महिलाओं को गाली लिखता है, बलात्कार तक की धमकी देता है, लेकिन ट्विटर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। वहीं जब उनकी आलोचना करने वाला कोई जेन्युइन व्यक्ति हो, जो मोदी विरोधी हो, मोदी सरकार की गलत नीतियों पर बोलने वाला हो, तो तुरंत उसकी जानकारी पुलिस को दे देता है और घर से उसको उठा लिया जाता है और अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। किसी भी तरह से कोई भी इल्जाम लगाकर उसके अकाउंट को डिलीट कर दिया जाता है। ये खेल कितना गंदा है आप समझ सकते हैं। द वॉशिंगटन की रिपोर्ट में आपको दिखाई रहा हूं और आपकी आसानी के लिए बता दूं कि ये देख लीजिए, ये द लंदन टॉप पोस्ट पर भी पूरी हिंदी में रिपोर्ट मौजूद है। आइए इसका एक मेन पार्ट आपको दिखा और पढ़वा देता हूं। भारत में जो कुछ हो रहा है उससे हर किसी को डरना चाहिए। जी हाँ, किसने कहा है मैं बताता हूं। रिपोर्ट कहती है कि एलन मस्क के कंपनी खरीदने से 1 साल पहले ही प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी। मस्क के आने के बाद ये उम्मीद थी कि अभिव्यक्ति की आजादी के लिए वो लड़ेंगे, लेकिन वो कुछ खास कामयाब नहीं हुए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 50 से ज्यादा वर्तमान यानी इस वक्त और पहले के अधिकारियों के इंटरव्यू किए गए हैं। उन तमाम लोगों ने बताया कि कैसे सरकार ने नए नियमों के जरिए ट्विटर के प्रतिरोध को तोड़ा और अमेरिका के एक पूर्व ट्विटर नीति कर्मचारी का कहना है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे हर किसी को डर लगना चाहिए। मार्केट के लिहाज से देखें तो एक तरफ चीन है। चीन के बहुत बड़े बाजार के बावजूद ट्विटर और फेसबुक जैसी कंपनियां चीन से दूर रही, क्योंकि चीनी सरकार तो बिल्कुल ही पारदर्शी नहीं है और उनके डेटा का इस्तेमाल अपने ही नागरिकों पर जासूसी करने के लिए कर सकती है। फिर दक्षिण एशिया में सबसे बड़े मार्केट बचा भारत। दोस्तों, इसके अलावा डिजिटल मानव अधिकार अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि भारत ने असहमति यानी डिसअपॉइंटमेंट और डिसएग्रीमेंट को दबाने में महारत हासिल कर ली है और इससे नाइजीरिया और म्यांमार जैसे देशों की सरकारों को भी हौसला मिला है कि वो अपने देश में इस तरह के कानून बनाएं। इंटरनेट स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले संगठन इंटरनेट सोसाइटी की एक शोधकर्ता नीति बयान करती है कि दक्षिण एशिया और एशिया प्रांत में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के नाते भारत को इंटरनेट प्रतिबंधों के अगुआ के रूप में देखा जा रहा है, यानी सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है और अन्य देश भारत की नकल कर रहे हैं। मिसाल के लिए बांग्लादेश ने 2022 में इंटरनेट रेगुलेशन के लिए भारत जैसे नियम बनाए। और देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट यहीं पर लिखा है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि बदलाव बहुत सीधा सा है। हमने कानून तय किए हैं, नियम बनाए हैं, हमने कहा है कि हम नियमों के बाहर कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको कानून अगर पसंद नहीं है तो भारत में काम बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट लंदन टॉप पे मौजूद है। आप समझ सकते हैं मोदी सरकार के आईटी मिनिस्टर ने साफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर से क्या कहा कि अगर यहां पर काम करोगे तो सिर्फ मोदी मोदी करोगे, वरना भारत में काम करना बंद कर दो। याद है ना आपको रेलवे अधिकारी का वो जवान, सुरक्षा कर्मी का जवान, जिसने अपनी बड़ी सी बंदूक से मुसलमानों को ट्रेन में गोलियों से भून दिया था और कहा था भारत में अगर रहना है तो योगी और मोदी दो ही है, याद रखना। ये कहते हुए उसने कई सारे मुसलमानों को गोली मार दी थी। कुछ इसी तरह का ही हाल इनके साथ, सोशल मीडिया के साथ और इन सोशल मीडिया के हेड के साथ किया जा रहा है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा। मोदी सरकार के नेताओं ने साफ उनसे कह दिया है कि अगर काम करना है तो हमारे मोदी और अमित शाह और योगी जी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, वरना यहां पर काम आप नहीं कर सकते। इस खुलासे से आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि आपका अकाउंट सच बोलने पर डिलीट क्यों हो रहा है। इंस्टाग्राम पर आप जब हक की आवाज उठाते हैं तो आखिर आपके कमेंट को ब्लॉक क्यों कर दिया जाता है। आपके फेसबुक पर हक बात बोलने पर आपके फेसबुक आईडी को सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है या प्रोफाइल आपकी लॉक क्यों कर दी जाती है। जवाब आज आपको मिल गया है। ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए।